जी कोई बताएगा? सारे लोगों को आवाज आ रही है या स्क्रीन नजर आ रही है या किसी को कोई चैलेंज है तो सो दैट यस सर, स्क्रीन भी नजर आ रही है और आवाज भी आ आ रही है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम रही है। हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट शुरू किया था। आई हैड टू होल्ड इट बिकॉज ऑफ द कंटेंट। उसको मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और हम थोड़ा सा जा रहे हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे। तो ये टॉपिक हम खत्म करेंगे। दूसरे अलावा अभी असाइनमेंट्स नहीं आ रहे हैं और वो असाइनमेंट के अलावा भी असाइनमेंट है, तो अभी आप जमा करा दीजिए और मैं आपको मंडे को एक और असाइनमेंट दूंगा ताकि फिर आपको वो खत्म करना होगा। ठीक है, तो साथ साथ काम भी करते जाएंगे। चलिए, तो हम ये पढ़ते हैं प्रोजेक्ट का रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, ये चैप्टर 22 है आपकी जो बुक है एन समरवेल की 10th एडिशन। इसको देख लीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट, टीम्स मैनेजमेंट, और एक हम थोड़ा सा देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज होती है। सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा वो है बर्ड आई व्यू कि हमने ये चीजें पढ़ी हैं। रिक्वायरमेंट डिजाइन यानी एसडीएलसी पढ़ी है। ठीक है, ये एसडीएलसी पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पार्ट पढ़ा था। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो पूरे प्रोजेक्ट पे चलती है। यानी जब आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइन करते हैं, तब पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, ये सब काम होता है। ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी पैरेलल एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना यानी सॉफ्टवेयर को बनाना एक प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना एक प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, तो प्रोजेक्ट, ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। ये पूरा एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप 7वें 8वें में पढ़ते हैं और पूरा एक अलग ब्रांच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। कोडर होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं, इसी तरह से आर्किटेक्ट होते हैं, इसी तरह से रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी हर फील्ड में हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, किसी भी कोई भी काम करने को प्रोजेक्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरिंग दैट सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड अपने वक्त पे हो, ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट। और जो रिक्वायरमेंट आपने दी थी, अच्छा इसमें कॉस्ट भी है, बजट एंड, अच्छा नीचे आ गई है वो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने कहा 2 महीने में कर देंगे तो 2 महीने में खत्म होनी चाहिए, या 4 महीने में कर दें तो 4 महीने में खत्म होनी चाहिए, 4 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, या वट। अब टाइम क्यों लगता है ज्यादा? टाइम इसलिए लगता है कि आपकी या तो एस्टिमेशन सही नहीं होती या आपकी रिसोर्स काम नहीं करती। तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है एस्टिमेशन का, कि क्योंकि इनटेंजिबल है और इंसानी जहन उसमें इन्वॉल्व है, तो इंसानी जहन को आप पढ़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी एस्टिमेशन जो है ना वो थोड़ी सी रिस्की होती है या एक्चुअल नहीं हो पाती है। तो आपने सोचा था 4 महीने में कर जाएगा, लेकिन 4 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो क्राइसिस में तो ऐसा हुआ है कि जो 2 साल वाला प्रोजेक्ट है वो 5 साल में भी नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन कि 2 साल वाला प्रोजेक्ट 5 साल में भी नहीं हुआ? 2 साल वाला 3 साल में हो जाना चाहिए था, 4 साल में हो जाए। फिर ये कि जो जी कॉस्ट है, अगर $10 मिलियन है तो वो 100 मिलियन लग गया, फिर भी खत्म नहीं हो रही है। तो अब ये तो इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। समझ रहे हैं ना आप? दुगने पैसे नहीं तिगने 4 गुना पैसे लग गए, लेकिन वो फिर भी टाइम भी लग गया है, फिर भी नहीं खत्म हो रहा। अब तो खैर बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन बहरहाल टाइम पे खत्म होना और जो रिक्वायरमेंट दी थी वो सारी उसके अंदर मौजूद है ना। ठीक है, नीचे वाली चीज क्या है?
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द बजट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट। बजट का मतलब है कितने पैसे लगेंगे। तो जब आप 7 सेमेस्टर में जाएंगे एफआईपी लिखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप एसडीएलसी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, एसटेप्स कौन से इस्तेमाल करेंगे। फिर ये भी पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस क्या है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट का बजट क्या है, कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी किसी सब्जेक्ट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक पार्ट है कि प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करो, टाइम बताओ, कॉस्ट कितनी लगेगी। मसलन मैंने आपसे एक वेबसाइट बनवानी है और तो आप बताएंगे जनाब इतना क्या क्या चीजें हैं, इसमें इतना टाइम लगेगा और इतनी कॉस्ट लगेगी। या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर मैं आपसे पूछूंगा, तो यू नीड टू डू दैट। तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करना, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करना, और उसमें कितने लोग चाहिए, कौन सी टीम चाहिए, कौन सी रिसोर्स चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है जनाब? प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कब है? जो आपने कहा था 2 महीने में, तो 2 महीने में आप दे दें, या आपने कहा था 1 साल के अंदर, तो आप 1 साल के अंदर दे दें। ठीक है, तो टाइमली डिलीवरी आपकी हो तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। और फिर जो कॉस्टिंग थी वो भी हो और टाइम पे, कॉस्ट पे। और फिर जो एक्सपेक्टेशंस थी, टाइम और कॉस्ट इसलिए दिया गया था ना कि आप एक सॉफ्टवेयर देंगे, तो सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें आपने दे दी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि रिक्वायरमेंट 50 थी और आपने 40 दी, तो ये भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर तो एग्री टाइम पे नहीं दिया ना आपने, तो आप मजीद 1 महीना और लेंगे। ठीक है, तो मेंटेन अ कोहेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो एक टीम को मेंटेन करना, ठीक है ना, कोहेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम। अब ये भी एक काम है जो टीम लीड है या प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लोग छोड़ छोड़ के ना दें। अब कैन यू इमेजिन कि जी 1 साल का प्रोजेक्ट है और इस पे कुछ लोगों को सिखाया है, एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहे हैं और एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को दुबई में नौकरी मिल गई है और एक आदमी बहुत से नाराज है। ये दोनों की प्लेयर थे जो छोड़ के चले गए। फिर कैसे आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे? तो एक चीज ये भी है प्रोजेक्ट के अंदर, लोगों को रिटेन करना, लोगों को मोटिवेट रखना और अपने साथ रखना। जो काम करने वाले हैं उनको अपने साथ रखना। तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनेगा। ये ऐसी जैसे आपके प्रोजेक्ट में 3 लोग हैं और एक आदमी बीमार हो गया है या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है या फिर उसका दिल नहीं चाह रहा इस प्रोजेक्ट पे काम करने को, या तो वो चेंज कर लेगा या फिर वो कुछ नहीं करेगा। तो इस बड़ी टीम में और बड़े चैलेंजेस है। सॉरी, ये क्यों आगे भाग रहा है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के डिस्टिंक्शन बता रहा है कि बाकी चीजों पर ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो प्रोडक्ट इज इनटेंजिबल, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कैन नॉट सी द प्रोग्रेस बाय लुकिंग एट द आर्टिफैक्ट दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में मैं कहूँगा जी मेरा प्रोजेक्ट 50% हो गया है, तो आप साइट पे जाएंगे और जाके देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 मंजिला बिल्डिंग थी तो 5 मंजिला बिल्डिंग तो बनी गई होगी, या जो भी 50% को वो कह रहा है, मैं आई कैन सी एंड देन सी द प्रोग्रेस। सॉफ्टवेयर में अब वो सीडी के अंदर कोड है, मैं उसको ना हाथ लगा सकता हूँ ना देख सकता हूँ, तो उसकी प्रोग्रेस को देखना मुश्किल काम है। ठीक है, तो उसकी विजिबिलिटी लानी पड़ेगी। अब कैसे लाएंगे? तो हमने थोड़ा सा देखा भी था जब हमने एसडीएलसी पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि ये मेच्योर प्रोजेक्ट है, प्रोसेस है, उसमें आप उसको विजिबिलिटी ले आए, देख लें। नंबर 2 है मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ। अच्छा, ये वन ऑफ का क्या मतलब है? वन ऑफ का मतलब है रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, अगर 10 साल से वो सड़कें बना रहा है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, सड़कें बनाने का या बिल्डिंग बनाने का या बड़े बड़े ऑफिस बनाने का एक्सपीरियंस है। मटेरियल क्या होता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, सारा कुछ है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर वो कह रहा है कि ये एक्सपीरियंस अगर 10 साल का है तो भी आपको बहुत सारी चीजें सरप्राइज मिलेंगी। आप प्रॉब्लम को एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, लोगों का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है और लोगों की
एक्सपेक्टेशंस आपसे डिफरेंट हो सकती हैं। तो एज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड बी ऑन योर टोज, ठीक है। तो ये एक बात है। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर वेरिएबल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्यों कोई एक है वाटरफॉल से बना रहा है, कोई एक एजाइल से बना रहा है, तो यू कैन नॉट reliably predict what a particular software process is likely to lead to the development process, ठीक है। तो ये भी एक है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और है, कुछ का एक्सपीरियंस कुछ और है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कुछ और था, यहाँ कुछ और है। तो इसलिए वो एक्सपीरियंसेस बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी बहुत जबरदस्त नहीं होते। अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप अनसर्टेनिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्ट जी काशिफ साहब, आपने हाथ रेज किया। जी काशिफ कुछ कह रहे हैं, अटेंडेंस के लिए कह रहे हैं। चलिए अटेंडेंस ले लीजिए। चलिए नजर आ रही है अटेंडेंस, बोलते जाइएगा भाई, फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। अहमद रजा सर जी, अहमद रजा। मोहम्मद अली खान, मैं चैट भी ऑन कर दूं, कुछ लोग चैट पे बोल रहे होते हैं। देखिए ये सारे लोग इधर चैट वाले। अच्छा मरियम, मरियम अजहर, मरियम है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन हुसैन, अब्दुल्ला, नेहा फातिमा, ठीक है। मोहम्मद हसीब, चलिए सारे लोगों का माइक बंद है आज, क्या बात है। मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट। समोश कुमार, विशाल कुमार, विशाल लाइट चले गई जी, लाइट चली गई, ठीक है। चलिए उनकी लाइट चली गई। मोहम्मद माज, माज, सारे लोगों का माइक क्यों बंद है? कोई पीछे कोई और तो नहीं बैठा हुआ? अब्दुल्ला मुस्तफा, अब्दुल मुस्तफा, प्रेजेंट सर। हसन नवीद, Present, sir. मोहम्मद रबीउल मुगल, रबी, हातिम शब्बीर, सही, हातिम शब्बीर। चलिए जवाब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तौफीक, प्रेजेंट सर। तंजील खान, प्रेजेंट सर। सैयद वाज अली, वाज, सर इनका इंटरनेट इशू है। उनका इंटरनेट इशू है, ठीक है। फिर मैं दोबारा से ये मोहम्मद रबीउल मुगल और समोश कुमार और अब्दुल्ला बिन हुसैन, बस ये लोग रह गए। नहीं सॉरी, उसी है मोहम्मद अली खान और अब्दुल्ला बिन हुसैन और समोश कुमार और रबीउल मुगल, ठीक है। इनमें से कोई आया तो बता दे, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मोहम्मद हसीब कुछ कह रहे हैं। काशिफ अपना हाथ नीचे कर लीजिए बस, जस्ट, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, या क्या चीज़ें हैं जो उसको इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, ठीक है। सर ये मोहम्मद अली आ गए, मैं चैट पे प्रेजेंट करता हूँ।
मोहम्मद अली आ गए हैं तो मोहम्मद अली की अटेंडेंस लगाई जाए। तो एक मिनट। अच्छा जनाब, मोहम्मद अली साहब, आपकी वजह से जो है ना दोबारा जाना पड़ रहा है। मोहम्मद अली, चलिए चलिए मोहम्मद साहब की अटेंडेंस लगा दी है मैंने, और हम दोबारा से जाते हैं पढ़ाई की तरफ। ठीक है, अब ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को शुरू करना, ख़त्म करना, उसको प्लान करना। अब ये जो भी आप काम करेंगे इनमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी आपकी एस्टिमेशन पे, आपकी कंट्रोल पे और आपकी एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का साइज छोटा है तो उसकी एस्टिमेशन आसान होगी, करना आसान होगा। बड़ा साइज है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी एस्टिमेशन करना ये मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल काम इसलिए हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर कि एस्टिमेशन फिजिकल नहीं है। फिजिकल एस्टिमेशन एक आदमी की सेहत देख के, उसकी बॉडी देख के अंदाजा हो सकता है। ठीक है ना, कि एक मजदूर एक दिन में इतनी दीवार बनाता है तो 4 मजदूर कितने में बनाएंगे। मसला आपकी मेंटल कैपेबिलिटी का होता है। देखने में तो सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं या सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे एक जैसे लगते हैं, एज भी और, लेकिन उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है ये जरा मुश्किल होता है अनलेस कि उसने आपके साथ काम किया हो। किसी ने मेरे साथ 6 महीने साल काम किया होगा तो मुझे उसकी मेंटल कैपेबिलिटी का मालूम है, लेकिन अगर उसके साथ काम नहीं किया हुआ है तो मुझे कैपेबिलिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। इसलिए एक हाई रिस्क होता है, ठीक है ना, किसी भी उसमें अंडरस्टैंड करने में, किसी की एस्टिमेशन में। तो साइज है, टाइप है। अब टाइप में वाटर वेबसाइट का प्रोजेक्ट है या कोर बिजनेस एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कोर बिजनेस एप्लीकेशन है, या कोई एक स्मॉल मॉड्यूल है। अब ये साइज एंड टाइप है। ठीक है, इसी तरह से कंपनी का साइज, छोटी कंपनी है तो रिलेटिवली चेंज आसान होगी, लेकिन अगर कंपनी बड़ी है तो मुख्तलिफ होगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के कस्टमर्स कितने हैं ये भी डिपेंड करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइज एंड द कल्चर। कंपनी का साइज छोटा है तो प्रोजेक्ट आसान है, क्योंकि चेंज थोड़े लोगों में करना आसान होती है, ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, लोगों को चेंज करना एक मुश्किल काम है। एंड द कल्चर, अगर आप सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जो चाहती है प्रोग्रेस करना, सीखना, तो वहाँ रिलेटिवली आसान होता है। लेकिन एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। माइंडसेट ये है कि हम तो ऑफिस आ जाते हैं तो एहसान करते हैं, काम तो हमने नहीं करना। अगर ये माइंडसेट है तो फिर वो कल्चर में डिपिक्ट होगा, और उसमें कोई भी चेंज करना, सॉफ्टवेयर लगाना, इम्प्लीमेंट करना एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, तो उस माइंडसेट के साथ, उस कल्चर के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको है कि एक प्रोजेक्ट करना है प्राइवेट के साथ तो वो 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन वही प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ करना है तो वो साल से ज्यादा लगेगा, क्योंकि लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, लोग वक्त ही नहीं दे रहे, लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या काम में रोड़े अटका रहे हैं। ठीक है, करने ही नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो बात हो गई, प्रोसेस अच्छे होने चाहिए, डिफाइन रोल होने चाहिए, सबको अच्छी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट को मैनेज करना, तो मैनेज, अगर आप छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं तो आसान होता है मैनेज करना। ये ऐसे ही जैसे अब FFI पे करेंगे तो 3-4 लोग अगर कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना आसान होता है, लेकिन अगर 40-50 लोग हैं तो फिर हर एक को मैनेज करना एक मुश्किल काम है। ठीक है, फिर आखिरी चीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आपका प्रोसेस क्या है, उसमें कितने लोग ट्रेंड हैं, कैसे काम करेंगे। वाटरफॉल की एक अलग डायनेमिक्स है, ठीक है, एजाइल की एक अलग डायनेमिक्स है। तो ये सारे चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। तो यू शुड बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट पीपल, देयर कल्चर एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेज बनने का इरादा है आपका, तो आपको बिसाइड्स SDLC
आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में ये आपको मालूम होना चाहिए। आपकी इंटरनल टीम है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। So these factors means the different that project manager is in a different organization may work in a quite different ways, ठीक है। तो पिछले प्रोजेक्ट पे ऐसे काम किया था, लेकिन इस दफा उसको कल्चर समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही अनप्रोग्रेसिव कल्चर है, ठीक है। तो फिर वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्या करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? तो अगर आपको बताया गया है कि जनाब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करना है, तो आप बताइए, मुझे बुलाया गया है कि जनाब हमें ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी एक रिक्वायरमेंट बताई गई है 2 घंटे में। तो मुझसे पूछेंगे इसमें टाइम कितना लगेगा और पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन देनी होती है, टाइम की भी और पैसों की भी। तो आप देखते हैं कितना बड़ा काम है, कितनी रिसोर्स लगेगी, उसका रेट क्या है, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप उसमें बफर रखते हैं, फिर आप उसको बताते हैं कि जी, ठीक है। तो इसमें बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, यानी अगर आपने सही स्कोप आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपका जो है वो एस्टिमेशन गलत हो सकती है, खासतौर पे प्राइसिंग की। आपकी टाइम की एस्टिमेशन बहुत गलत हो सकती है। फिर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर नहीं समझा है, लोगों को नहीं समझा है, तो भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नॉर्मली होता है क्या है कि लोग जब बता रहे होते हैं तो स्कोप को बहुत रिड्यूस करके बताते हैं, बस इतना सा काम है, एक डिपार्टमेंट है, इसमें ये 4 चीजें करनी है। और अगर आप इस ट्रैप में आ जाते हैं और यही देखते हुए आप प्रोजेक्ट देते हैं, तो फिर वो शुरू की मीटिंग में बताता है, कहता है ये तो नहीं है, ये तो इसके साथ ये भी है, ये तो हमने आपको बताया था। तो ये मैनिपुलेशन बहुत होती है, इसको आप झूठ समझ लें, बेईमानी समझ लें कि वो जब बता रहा होता है तो स्कोप को बहुत रिड्यूस बताता है, लेकिन जब आप मैदान में आ जाते हैं, प्रपोज दे देते हैं, फिर वो कहता है कि इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, इसमें शुरू में ही। तो फिर आप अपना सर पकड़ लेते हैं कि भाई आपने ये तो शामिल नहीं था इसमें, और फिर आप, ठीक है, तो क्लियरली मेंशन भी नहीं कर पाते आप। तो ठीक है, तो ये क्या है, तो प्लानिंग में एस्टिमेशन डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, तो स्कोप आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये ऐसे ही जैसे अगर आप घर बना रहे हैं, तो छोटा घर आपको पता है, छोटे घर में कम एफर्ट लगेंगे, बड़े घर में ज्यादा लगेंगे। लेकिन क्योंकि वो घर है, फिजिकल है, दीवारें हैं, तो आपको मालूम है फिजिकल चीजों को एस्टिमेट करना, स्कोप करना पता चल जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर की जब तक वो बताएगा नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, वो तो बहुत थोड़ी सी चीजें बता रहा है जिसका आपने एस्टिमेट कर दिया, लेकिन जब आप गए प्रोजेक्ट करने तो पता चला ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप कहते हैं भाई ये सब तो नहीं शामिल था, कहेंगे नहीं शामिल था, आपने समझा नहीं होगा, बहरहाल आपकी एस्टिमेशन तो हम नहीं देख सकते। अब ये मैनिपुलेशन बहुत होती है, ठीक है। तो प्लान करना टाइम और कॉस्ट को, ये एक मुश्किल काम होता है, ठीक है। रिस्क को मैनेज करना, प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट पे रिस्क क्या हो सकता है, आप जरा सोचिए, प्रोजेक्ट पे रिस्क क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट पे रिस्क ये हो सकता है कि आपकी जो टूल्स की नॉलेज है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, आप .NET की प्रोग्रामिंग करते थे और आपको अब दिया गया है जावा पे, तो आपकी जावा की टीम अच्छी नहीं है, तो ये एक रिस्क है। सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, ये एक रिस्क है। एक ये रिस्क है कि जो डोमेन की नॉलेज है वो आपको नहीं पता है, आपने कभी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर में, या इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो डोमेन की नॉलेज हो सकती है। एक ये रिस्क हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, सारा काम जाया हो गया, ये भी एक रिस्क है। या आपने सारा काम लैपटॉप पे बनाया हुआ था और जब आप लियारी से गुजर रहे थे तो गन दिखा के आपका लैपटॉप छीन लिया, सारी मेहनत 3 महीने की लैपटॉप के साथ ही चली गई, ये एक रिस्क है। या जो आपका की प्लेयर था, जो रिक्वायरमेंट दे रहा था, डॉक्यूमेंट कर रहा था, उसको दुबई में नौकरी मिल गई है, वो छोड़ के चला जाएगा, अब आप धड़ाम से आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। ये सारे रिस्क हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, डोमेन रिस्क, ठीक है। ये सारे डिफरेंट रिस्क हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ये सारे रिस्क हैं, इनको असेस करना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, ठीक है, ये आपको देखने की जरूरत है। जैसे ये घर के अंदर आप घर बनवा रहे हैं, तो आपको ये रिस्क है बारिश ना हो जाए, या सीमेंट ना कम पड़ जाए, या सरिया ना भीग जाए, या, ठीक है, तो ये रिस्क होते हैं। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, ठीक है। तो आपके FIP में अगर आप कर रहे हैं और आपके सुपरवाइजर चेंज हो गए, या डोमेन की नॉलेज नहीं है, या फिर वो आपको नॉलेज नहीं है, सारे रिस्क है। पीपल्स मैनेजमेंट,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो लोग जिनसे काम ले रहे हैं, वो चाहे वो कस्टमर हो वो भी लोग हैं, चाहे वो आपकी डेवलपमेंट टीम हो वो भी आपके लोग हैं। तो यू नीड टू हैव पीपल जो कोऑर्डिनेट करें, कोलैबोरेट करें और जान मारे। अगर वो जान नहीं मारे, 100% नहीं दे रहे, तो बस फिर काम एक्सटेंड होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो पीपल्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही एफआईपी में भी है, अगर आपके दोस्त से नहीं बन रही है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, 3 लोगों में 4 लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, और दो के दोस्तों में है जो कि 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल में तो बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या हो गया? प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, रिस्क मैनेज करना और पीपल्स मैनेजमेंट, लोगों से काम लेना, परफॉर्म करवाना, अच्छा काम करवाना, उनको कोलैबोरेट कराना। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। फिर जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो उसकी प्रोग्रेस देखना, उसकी रिपोर्ट करना, उस पर देखना कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा। तो ये भी एक मीटिंग्स हुआ करेंगी, वीकली, फोर्टनाइटली, 15 दिन बाद। बड़ा प्रोजेक्ट है तो 15 दिन बाद, छोटा प्रोजेक्ट है तो 1 हफ्ते बाद, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट तो रोजाना मीटिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। वेबसाइट है तो रोजाना मीटिंग होगी, लेकिन एक मीडियम साइज प्रोजेक्ट है तो हर हफ्ते होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ भी जाना है, लाहौर भी जाना है, इस्लामाबाद भी जाना है, तो हर 15 दिन बाद मीटिंग हुआ करेगी। ठीक है, तो प्रोग्रेस ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, जैसे एफआईबी है, एफआईबी करेंगे तो हर महीने बाद अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, सर ये काम हो गया है, सर ये काम हो गया है, रिपोर्ट करना। ठीक है ना, तो एफआईबी को बड़ा कर दीजिए तो वो लार्ज प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी कि कितना काम हो गया, कितना रह गया, कितना काम हो गया, कितना रह गया, स्टेटस रिपोर्ट। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो तकरीबन 80-85% यही कर रहा होता है, मीटिंग कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, मेल भेज रहा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहा होता है। तो 85% इज 80% इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, लोगों को बुला के रिपोर्ट देना, ये भी एक कम्युनिकेशन है ना। इसी तरह से किसी को बताना, उसकी बेसिस पे स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म करना, अपडेट करना। प्रपोजल राइटिंग, अब ये भी एक काम है। जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में हैं तो आपको बिजनेस भी चाहिए, तो आप जाएंगे, एस्टिमेट करेंगे प्रोजेक्ट की। ठीक है, अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला है तो कोई आपको बताएगा ना काम बताने के बाद फिर आप एक प्रपोजल बनाएंगे, खूबसूरत सा, प्रोफेशनल सा। उसमें आप बताएंगे कि भाई ये 6 महीने का काम है या 3 महीने का काम है, और इसमें ये रिसोर्स लगेगी। या ना भी बताएं तो आप उसकी कॉस्टिंग देंगे कि जनाब ये 3 लाख रुपए लगेंगे या 6 लाख रुपए लगेंगे। पूछेगा तो आप एक्सप्लेन करेंगे 6 लाख रुपए क्यों लग रहे हैं, 3 महीने क्यों लग रहे हैं, तो वो सारी वर्किंग आपके पास होगी। तो अच्छा सा प्रपोजल बनाना और कॉन्ट्रैक्ट को विन करना, ये भी एक काम है जो कि मार्केटिंग का है, लेकिन बहरहाल कोई एस्टिमेट करेगा। तो ये सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर करेगा। अब ये एक डायग्राम है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है। ये 10 नॉलेज एरियाज है, जरा पढ़ लीजिए। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, जरा देख लीजिए, मैं समझाता हूँ। अब कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए 10 नॉलेज एरिया है। ठीक है, तो पहला वाला है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट का स्कोप लॉक करेंगे तो उसकी कॉस्ट और उसका शेड्यूल टाइम, तो ये प्राइमरी पैरामीटर है। स्कोप करना क्या है भाई, थोड़ा सा काम है या बड़ा काम है, तो इनटेंजिबल है। ये स्कोप को लॉक करने की पूरी एक नॉलेज एरिया या साइंस है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूरा नॉलेज एरिया, इसमें आप देखते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर, डीकम्पोज, सवालात, मॉडलिंग, यूज केस, ये सारी टेक्निक, सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज करके प्रोजेक्ट को लॉक किया जाएगा, प्रोजेक्ट के स्कोप को लॉक किया जाएगा। प्रोजेक्ट का स्कोप लॉक होगा तो फिर उस पर टाइम और कॉस्ट बताई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी,
ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो अच्छी क्वालिटी का बनाना है, तो अच्छी क्वालिटी क्या चीज होती है, क्वालिटी होती क्या चीज है, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, किसको अच्छा कहेंगे किसको बुरा कहेंगे। ठीक है, आप किसको क्वालिटी कहते हैं, मैं किसको क्वालिटी कहता हूँ, तो देयर हैज टू बी अ डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, फिर उससे हम क्या समझ रहे हैं, प्रोसेस क्वालिटी से कैसे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बनेगी, लोगों की क्वालिटी से कैसे क्वालिटी बनेगी, फिर क्या चीजें करने से इंश्योर होगी। ठीक है, फिर ये सब करने के लिए लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना, टीम चाहिए, है ना, स्किल्ड लोग चाहिए। फिर ये सारे काम करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन होगा, तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, कब करोगे, कैसे करोगे, दीज आर ऑल कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर से लिखवाना। फिर प्रोजेक्ट पे एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, तो रिस्क हो सकते हैं, मैंने बताया ना अभी जो अभी को गिनवाए थे कि हार्ड डिस्क का रिस्क है, लोगों के छोड़ जाने का रिस्क है, लोगों के डिमोटिवेशन का रिस्क है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि कोई करने के लिए अगर आपको हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, टूल्स चाहिए, तो ये वो प्रोक्योरमेंट है। इस तरह से स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे इंगेज करेंगे, कैसे कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, अब इन सारी चीजों की इंटीग्रेशन, तो ये 10 नॉलेज एरिया है, तो इनमें से ये खास होते हैं स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, 1 2 3 4 एंड द रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये नॉलेज अगर आपको है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज दैट्स अ सेपरेट कोर्स, ठीक है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको प्लान करना होगा, स्कोप लॉक करना होगा, इसके रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा, अब इसकी एस्टिमेशन आपको देनी होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, कोई बताएगा समझ में आ रही है, अभी तक नहीं समझ? यस सर, समझ आ रहा है। आ रही है, चलिए आगे चलते हैं, थैंक यू। चलिए जरा रिस्क देख लेते हैं कि रिस्क क्या है, बल्कि रिस्क को ही होल्ड कर लेते हैं, टाइम हो गया, बल्कि यहाँ रोक के मुझे सवाल कर लेता हूँ मैं आपसे।